हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर आपको लेना हो तो कैसे ले सकते हैं। पूरा प्रोसेस बताएंगे, एकदम स्टार्ट से लेकर पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको जाकर समझ में आएगा। अदरवाइज आप बीच में वीडियो छोड़ते हैं तो आपको प्रोसेस समझ में नहीं आएगा, आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, तभी जाकर आपका एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव होएगा। स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस बताएंगे। कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए देख लेते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपको ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट पर सेल करना है तो आपके लिए ये वीडियो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अपन उसी के लिए रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं और उसके अलावा भी आपको लेना है तो प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है, प्रोसेस में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो चलिए देख लीजिए, अमेजन और फ्लिपकार्ट ऐसे कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर अगर आपको सेलिंग करनी है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन लेना है तो कैसे लेंगे, ये वीडियो में अपन पूरा देखेंगे। अगर आपको उसके अलावा भी किसी भी चीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन लेना हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम होता है। तो अपन देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपन डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स रिक्वायर्ड। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और डिटेल रेडी रहना चाहिए वो देख लीजिए। सबसे पहले है पैन कार्ड। आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है, जिसका भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका पैन कार्ड होना चाहिए। और ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर जरूरी है। ये दोनों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ओटीपी के लिए रिक्वायर होता है, और ये लाइफ टाइम आपको रिक्वायर रहेंगे जब तक आपके पास रजिस्ट्रेशन रहेगा। फिर होता है एक फोटोग्राफ ऑफ प्रोप्राइटर, जिसके नाम पर आप जीएसटी ले रहे हैं उसका फोटो जरूरी होता है। फिर बात आती है एड्रेस प्रूफ की। एड्रेस प्रूफ में क्या रिक्वायर होता है वो अपन जब एड्रेस का पॉइंट आएगा तब डिस्कस करेंगे। और आधार नंबर आपके पास होना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। कोई भी ब्राउजर आप ओपन कीजिए, वहां पर आपको जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करनी है। जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट क्या मिलेगी, आप या तो सिर्फ गूगल पर जाकर जीएसटी टाइप कर सकते हैं। जीएसटी टाइप करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट आएगी, जो ऊपर ऊपर होगी वो ऑफिशियली वेबसाइट आएगी। या फिर आप डायरेक्ट गूगल में ये लिख सकते हैं www.gst.gov.in। ये देख लीजिए ध्यान से, ये वेबसाइट आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप ये डायरेक्ट ओपन करेंगे वेबसाइट, आपके सामने कुछ इस प्रकार की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको यहाँ पर जो सर्विसेज वाला ऑप्शन दे रखा है, इस सर्विसेज वाले ऑप्शन पे आना है। इधर होम पेज है, उसके बाद सर्विसेज है, उस पे आना है आपको। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, ये ऑप्शन आएंगे। आपको रजिस्ट्रेशन पर आना है। रजिस्ट्रेशन पर आप जैसे ही आते हैं, आपके सामने यहाँ पर देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाता है। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये दूसरा विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में आप देखिए क्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन और टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। एक बार इस टेम्परेरी रेफरेंस नंबर को इग्नोर कीजिए, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो इस पर टिक करिए। इस पर टिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएंगे, वो डिटेल फिल करनी है। आई एम ए मतलब जिसके लिए आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं वो क्या है, वो ऊपर आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। आप टैक्स पेयर हैं, आप टैक्स डिडक्टर हैं, आप टैक्स कलेक्टर हैं, आप जीएसटी प्रैक्टिशनर है, एनआरआई टैक्सेबल है, यूनाइटेड बॉडी है, या फिर कोई एजेंसी है, कोई फॉरेन एजेंसी है, या फिर कोई भी अदर नोटिफाइड पर्सन। इसमें काफ़ी सारी लिस्ट गिवन है। अगर आप इंडिविजुअल हैं, टैक्स पेयर हैं, तो आप इंडिविजुअल वाला टैक्स पेयर को सेलेक्ट करेंगे। और टैक्स डिडक्टर है, यानी आप किसी का टैक्स डिडक्ट करते हैं, आप टीडीएस काटते हैं किसी को पेमेंट करने से पहले, तो ये उनके लिए यूज आएगा। और टैक्स कलेक्टर है, यानी आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, खुद अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन या फ्लिपकार्ट की तरह आप अपना खुद का प्लेटफॉर्म ओपन कर रहे हैं, तो उसके लिए ये वाला आएगा। बाकी अदर ऑप्शन भी इसी प्रकार आएंगे। जीएसटी प्रैक्टिस के लिए आपको लेना है, या फिर कोई भी ऑप्शन आपको जो सुटेबल लगता है वो सिलेक्ट कीजिए। नॉर्मल टैक्स पेयर है तो आपको टैक्स पेयर पर ही सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट होने के बाद में आपके सामने ऑप्शन आएगा स्टेट और यूनियन टेरिटरी। आप कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर आपका स्टेट। उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर ड्रॉप डाउन क्लिक करके। इतना करने के बाद में आपको लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, आपके बिजनेस का लीगल नेम, अगर आप अपने नाम पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो आप अपना नाम लिख सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है, उसके नाम पर आपका पैन कार्ड है, तो आप उस बिजनेस के नाम पर भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अगर आपके पास बिजनेस का पैन कार्ड नहीं है तो आप बिजनेस के नंबर पर जीएसटी नहीं ले सकते हैं। तो आपको पहले उसके लिए पैन कार्ड लेना होगा बिजनेस का, फिर ही आप जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अपना नेम डालिएगा जो आपका पैन कार्ड में मेंशन है सेम। फिर उसके बाद पैन नंबर डालिएगा। पैन नंबर डालने के बाद में
आपके यहाँ पर जो है ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा। ईमेल आईडी डाल देंगे, उसके बाद में आपके सामने मोबाइल नंबर का ऑप्शन होगा नीचे, उसमें मोबाइल नंबर डालिएगा और यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है जो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ये सारी डिटेल डालने के बाद में आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। ये था बेसिक स्टेप। इसके बाद में आपका जो आईडी है, अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको पूरी अकाउंट डिटेल फिल करनी पड़ेगी। तो चलिए आगे देखिएगा। अगर आपने इसी नंबर से, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने इसी पैन नंबर से, अभी जो अपन ने पैन नंबर डाला है उसी नंबर से आपने कभी जीएसटी की वेबसाइट पर पहले रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो आपके सामने ये एक पॉपअप विंडो आएगी। ये पॉपअप विंडो आएगी जैसे कि जिस पैन से अभी अपन ट्राई कर रहे हैं उस पैन कार्ड से एक बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया गया था और वो रिजेक्ट हो गया है। जो अप्लाई किया गया था वो 2 जनवरी को अप्लाई किया था। ये देखिए यहाँ पर रिजेक्ट लिखा हुआ है, ये रिजेक्ट हो गया है। तो अभी आपने अगर उस पैन कार्ड से कभी पहले रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपके सामने ये विंडो आएगी, नहीं किया होगा तो ये आपके सामने विंडो नहीं आएगी, और आ भी जाती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आपके सामने ये लॉगिन विंडो आ जाएगी। अभी आपने जो मोबाइल नंबर डाला था और आपने जो ईमेल नंबर डाला था, उन दोनों पर आपके पास अलग अलग डिफरेंट ओटीपी आएगा। तो आपको दोनों डिफरेंट ओटीपी डालने हैं, मोबाइल वाला मोबाइल में, ईमेल वाला ईमेल में। दोनों ओटीपी डालने के बाद में आपको प्रोसीड पर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आएगा, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, योर टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, टीआरएन नंबर जो आएगा वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। और ये जो टीआरएन नंबर है ये आपको ईमेल पर भी भेज दिया जाएगा। जैसा कि आप प्रूफ में देख सकते हो, स्क्रीनशॉट में देख सकते हो कि टेम्परेरी रेफरेंस नंबर का ईमेल आया था और वो नंबर आपके सामने यहाँ पर भी मेंशन होएगा। ये टीआरएन नंबर आपको आगे काम आएगा लॉगिन करने के लिए। इसको नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। वैसे तो ये आपके पास ईमेल पर भी ऑलरेडी है, तो भी इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे से आप जब भी लॉगिन करेंगे तो आपको टीआरएन का ही यूज करना होगा जब तक आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं हो जाता है। तो देखिए अब आगे वापस अपन को क्या करना है, होम पेज पर आना है जहां से अपन ने स्टार्ट किया था न्यू रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस। वहां पर आपके सामने जो टीआरएन का एक और ऑप्शन था, अब की बार आपको उस टीआरएन पर क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक नहीं करना है। इस टीआरएन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर टीआरएन नंबर आपको डालना पड़ेगा और आपको यहाँ पर कैप्चा डालना पड़ेगा। ये दोनों डिटेल डालने के बाद आपको प्रोसीड क्लिक करेंगे। प्रोसीड क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये ईमेल और मोबाइल, इन दोनों पर ओटीपी भेजा जाएगा। सिस्टम ओटीपी सेंड करेगा, आपके पास दोनों जगह ओटीपी आएगा, मोबाइल पर भी और ईमेल आईडी पर भी। आपको कोई भी एक ओटीपी लिखना है, दोनों जगह सेम ओटीपी आएगा। आप कहीं से भी ओटीपी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ओटीपी एंटर करेंगे, उसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो नेक्स्ट टैब आएगा वो आपका जो जीएसटी पोर्टल है उसके अंदर लॉगिन होने के बाद में आपका होम पेज आएगा। ये आपका टेम्परेरी लॉगिन है, ये परमानेंट लॉगिन नहीं है। ये जो टेम्परेरी लॉगिन है ये देखिए 12 तारीख को क्रिएट किया है, इसमें 15 दिन आपको टाइम मिलता है, यानी ये 27 तारीख तक टेम्परेरी लॉगिन वैलिड है। इसके बीच में आपको अपना जो फॉर्म है, जीएसटी एप्लीकेशन का जो फॉर्म है, ऑनलाइन आपको पूरा फिल करना है और सबमिट करना है 15 दिन के अंदर अंदर। तो 12 तारीख से 15 दिन के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। अगर आपने इस ड्यूरेशन में फॉर्म को पूरा फिल करके सबमिट नहीं किया तो ये पेंडिंग ही रह जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, आपको दोबारा से ये प्रोसेस करना पड़ेगा। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एक्शन जो ऑप्शन होएगा उस पर जाके आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। एक्शन पे आप फिल करेंगे तो आपके सामने ये विंडो आएगी। देखिए एप्लीकेशन टाइप है, ड्यू डेट टू कंप्लीट है, लास्ट मॉडिफाइड डेट है, प्रोफाइल कितना % कंप्लीट हो गया है। एप्लीकेशन जो है वो न्यू रजिस्ट्रेशन का है, ड्यू डेट जो है 27 से पहले पहले आपको कंप्लीट करना है। लास्ट मॉडिफाइड यानी 12 तारीख को ये लास्ट मॉडिफाई हुआ था। प्रोफाइल जो है वो अभी 0% कंप्लीट है। अब इस प्रोफाइल में आपको क्या क्या डिटेल भरनी है, ये देखिए बिजनेस डिटेल डालना पड़ेगा, प्रोमोटर का डिटेल, ऑथराइज सिग्नेटरी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल प्लेस, एडिशनल प्लेस, गुड्स एंड सर्विस, स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, आधार ऑथेंटिक वेरिफिकेशन। ये आपको सारी पॉइंट टू पॉइंट अपन एक्सप्लेन करेंगे, हर में आपको बताएंगे कैसे क्या इंफॉर्मेशन डालनी है। इस प्रोसेस को आप पूरा फॉलो करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसका कैंसिल होने का चांस 0% है, एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का चांस आपका 0% है। ये देखिए बिजनेस डिटेल में अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिजनेस डिटेल में आप जाएंगे तो आपके सामने लीगल नेम आ जाएगा और पैन कार्ड नंबर आ जाएगा जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर ट्रेड नेम डालना पड़ेगा। अगर जीएसटी आपको किसी दूसरे नाम पर लेना है लेकिन वो रजिस्टर्ड नाम आपका ही होगा लेकिन ट्रेड नेम आपका कोई डिफरेंट है तो आप यहाँ पर वो डिफरेंट ट्रेड नेम डाल सकते हैं।
उसके बाद में आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस किस टाइप का है आपका, उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से देखिए बिजनेस आपका किस टाइप का है। बिजनेस में फॉरेन कंपनी है, फॉरेन एलएलपी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, एचयूएफ है, एलएलपी है, इनमें से आपका जो भी बिजनेस है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप इंडिविजुअल है और प्रोप्राइटरशिप में आप टिक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है तो आप पार्टनरशिप पे टिक कर सकते हैं। आप कोई गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी है तो आप इस पे टिक कर सकते हैं। बाकी आपको जो आपके अकॉर्डिंग सुटेबल लगे उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। अभी अपन प्रोप्राइटर के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो प्रोप्राइटरशिप पर क्लिक कर देते हैं। उसके आगे देखिएगा आपके सामने स्टेट का नाम आ जाएगा ऑटोमेटिकली और डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करके लिख देना है। अब देखिए आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, आर यू अप्लाइंग रजिस्ट्रेशन फॉर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या फिर ऑप्शन फॉर कंपोजिशन। ये दो डिफरेंट है, इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। कौन सा सेलेक्ट करना है तो देख लेते हैं। अब देखिए कंपोजिशन में कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता है उसका अपन देख लेते हैं। जो कैजुअल टैक्स पेयर है यानी जो कैजुअल के अंदर अप्लाई कर रहा है तो वो कंपोजिशन में अप्लाई नहीं कर सकता। पर्सन ऑप्टेड फॉर आईएसडी ओनली यानी आप सिर्फ इनपुट क्रेडिट लेने के लिए ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, आपको कोई बिजनेस में सेल नहीं करना है, ओनली परचेज कर रहे हैं और उस पर आपको क्रेडिट अवेल करनी है, तो उसके लिए कंपोजिशन में आप अप्लाई नहीं कर सकते। अनदर टैक्स पेयर और एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एग्जिस्ट इन द सिस्टम विथ सेम पेन बट ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन। अगर कंपोजिशन में ऑलरेडी एक ले रखा है इसी सेम पैन कार्ड से अगर रजिस्ट्रेशन ले रखा है कंपोजिशन में तो वो कंपोजिशन में वापस से अप्लाई नहीं कर सकता है। एक पैन कार्ड से कंपोजिशन में एक ही अप्लाई हो सकता है। रीजन फॉर रजिस्ट्रेशन इज इंटर स्टेट सप्लाई। अगर आप जो सप्लाई है यानी सेल्स या फिर सर्विस जो भी देते हैं वो इंटर स्टेट देते हैं यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में देते हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है। रीजन फॉर रजिस्ट्रेशन इज सप्लाइंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी अगर आपको ई कॉमर्स के थ्रू सेल करना है तो आप कंपोजिशन में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अभी जिसका हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसमें कंपोजिशन के लिए नहीं करेंगे क्योंकि उसको ई कॉमर्स के लिए ही रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर आपको नॉर्मल सेलिंग के लिए बिजनेस करना है, छोटा ही बिजनेस है, एक स्टेट के अंदर ही करना है तो आप कंपोजिशन में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी जो कॉम्प्लिकेटेड है, आपको अगर इंटर स्टेट सप्लाई करना है या ई कॉमर्स के थ्रू सेल करना है या आपको ओनली क्रेडिट अवेल करनी है, वो चीज़ें करनी है तो आप कंपोजिशन में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उसको आपके लिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो कैजुअल में आपको अप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए, तो कैजुअल में अपन अप्लाई कर देते हैं। फिर ऑप्शन आता है रीजन किस लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। आप अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं उसका आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं, अदरवाइज आपका जो रीजन है आप वो रीजन भी डाल सकते हैं। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस किस डेट पर स्टार्ट हुआ था तो उसकी आपको यहाँ पर डेट डालनी है। डेट ऑफ विच लाइबिलिटी टू रजिस्टर अराइज, जिस दिन बिजनेस आपका स्टार्ट हुआ था आपकी लाइबिलिटी भी उसी दिन स्टार्ट हो गई थी तो ये डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी यहाँ पर फिल होगी। उसके बाद में नीचे है इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन। अगर आपका कहीं भी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है, एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन मतलब आपके पास कोई ऑलरेडी जीएसटी है या कोई टेम्परेरी आईडी है, कोई जगह आपका वैट में रजिस्ट्रेशन था या कोई भी आपका बाकी जगह पे रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया हुआ है तो आपको वो डिटेल यहाँ पर डालनी है। अगर कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो इसको खाली पड़े रहने दीजिए और इसको इग्नोर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसको आगे बढ़ने के बाद आपके सामने ये जो आएगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वाला ऑप्शन, इसको अगर आपने इनेबल किया है तो आपको यहाँ पर डिटेल डालनी पड़ेगी अपनी रजिस्ट्रेशन कब से आपको लेना है। तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन डेट डाल देंगे, जिस दिन आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ आप वो डेट भी डाल सकते हैं या फिर आपको जिस दिन से रजिस्ट्रेशन लेना है उस दिन की भी डेट डाल सकते हैं, आज की भी डेट आप डाल सकते हैं जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। उसके बाद में कब तक आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, जिस दिन आप ले रहे हैं उसके बाद में आपको कुछ भी थोड़ी से 3-4 दिन की या फिर 1 महीने की भी कोई डेट डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है। यहाँ पर आप कोई भी डेट डाल दीजिएगा नेक्स्ट 3 महीने के अंदर की। एस्टिमेटेड टैक्स सप्लाई, आपकी अगर जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उससे पहले आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी यानी आपने ऑलरेडी किसी से टैक्स कलेक्ट कर लिया है, किसी से आपने जीएसटी ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है और आपको वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है तो आप यहाँ पर पहले डाल सकते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही। और अगर नहीं डालना है तो आप इन सबको 0 फिल कर सकते हो और 1 रुपए का आप अमाउंट किसी भी कॉलम में डाल दीजिएगा वेरिफिकेशन के लिए, बाकी सबको आप 0 फिल कर दीजिएगा। इन सबको 0 फिल करने के बाद आपके यहाँ पर क्रिएट चालान का ऑप्शन होगा लास्ट में, उस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्रिएट चालान पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें आपके सामने यहाँ पर आपका टेम्परेरी जीएसटी नंबर क्रिएट हो जाएगा, वो आपका यहाँ पर लिखा हुआ होगा और यहाँ पर आपको नेट चालान अमाउंट 1 रुपया आपने जितना भी भरा होगा वो आ जाएगा।
उसके बाद में आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, ई पेमेंट, काउंटर या आरटीजीएस या एनईएफटी। आपको जो 1 रुपया है जो आपने टैक्स का अमाउंट बनाया है वो आपको कैसे सबमिट करना है। ई पेमेंट यानी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। ओवर द काउंटर मतलब आपको एक पेपर मिलेगा, आप उसको बैंक में जाकर जमा करवा सकते हो। एनईएफटी यानी आप एनईएफटी और ऑनलाइन भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी आप ऑप्शन क्लिक करके जनरेट द चालान पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही जनरेट द चालान पर क्लिक करेंगे आपसे ये बोलेगा री एंटर जीएसटी आईडी। ये क्या होती है? ये जो आपको अभी बताया टेम्परेरी जीएसटी नंबर आपका जो 15 डिजिट का जनरेट हुआ है वो ही आपको यहाँ पर एंटर करना है वहां से देखकर। वो करने के बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो चालान सक्सेसफुली जनरेटेड आ जाएगा। चालान जनरेट हो गया है, अब चालान को पे करना पड़ेगा। आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था उसी अकॉर्डिंग आप पे कर सकते हो। अभी अपन ने चालान जनरेट करते टाइम ई पेमेंट को सेलेक्ट किया था तो ई पेमेंट से अपन पे कर देंगे। ये देखिए ई पेमेंट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। ई पेमेंट यानी अपन ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। ऑनलाइन पेमेंट में आपके सामने नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ जाएगा। जो भी आपका बैंक है उसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पर टिक करिए और इसको मेक पेमेंट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे आपका जो विंडो है वो बैंक की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और बैंक की वेबसाइट पर आप अपना लॉगिन आईडी वगैरह डालकर पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद में आपको क्या करना है, दोबारा से जीएसटी की वेबसाइट पे आना है। जीएसटी की वेबसाइट पे आपके आप यहाँ पे सर्विसेज दिखेगा आपको जहाँ से अपन ने स्टार्ट किया, फिर यहाँ पर पेमेंट पे आना है। पेमेंट पे आने के बाद आपको चालान हिस्ट्री में चेक करना है। चालान हिस्ट्री पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक नया टैब ओपन हो जाएगा, नया पेज ओपन होएगा। इसमें आप ये देखिए यहाँ पर आपका जो चालान है वो डिटेल लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है अवेटिंग बैंक कंफर्मेशन, यानी अपन ने जो पेमेंट करा था वो अभी जीएसटी पोर्टल पे कंफर्म नहीं हुआ है। कंफर्म होने में इसको टाइम लगता है, कभी 1 घंटा लगता है, कभी 1 दिन भी लग जाता है। ये बैंक कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म होने के बाद यहाँ पर पेड लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेस नहीं हुआ तो आपको दोबारा से करना पड़ेगा ट्रांजेक्शन, और जो फेल हुआ था ट्रांजेक्शन उसका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी वापस आ जाएगा। ये पेड होने के बाद में आपको क्या करना है, फिर आपको आना है वापस डैशबोर्ड पे जो अपने मॉडिफाई करके एप्लीकेशन स्टार्ट करी थी। अब अपन ने बिजनेस डिटेल पूरा फिल कर दिया है जिससे अपना जो एप्लीकेशन है वो 11% कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में अपन पार्टनर या प्रमोटर का डिटेल फिल करेंगे। पार्टनर और प्रमोटर की डिटेल में आपको क्या क्या फिल करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये ऑटो फिल आएगा आपने जो स्टार्टिंग में फिल कर दिया था। उसके बाद फादर्स नेम फिल करना है सेम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल फिल करना है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर देना, ये मैंडेटरी नहीं है, टेलीफोन नंबर। ये डिटेल फिल करने के बाद आपके पास आएगा स्टेटस, डेजिग्नेशन, जो प्रोप्राइटर है या पार्टनर है उसकी डेजिग्नेशन क्या है। प्रोप्राइटर है तो आप यहाँ पे लिख देंगे प्रोप्राइटर। ओनर जो सिंगल एक ओनर है तो यहाँ पे लिख देंगे प्रोप्राइटर। अगर 2 ओनर पार्टनरशिप है तो आप यहाँ पे पार्टनरशिप का पार्टनर लिख देंगे। फिर ये डीआईएन नंबर, अगर आपके पास डीआईएन नंबर है तो डालिए, नहीं है तो इसको खाली पड़ा रहने दीजिए। ये आपको डिटेल डालनी है, बाकी आपके पास कोई डिटेल मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद में रेजिडेंशियल एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस डालना है, बिल्डिंग नाम, फ्लोर नंबर, प्रीमाइसेस, स्ट्रीट, सिटी, टाउन, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जिप कोड, ये पूरा आप एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद में आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है जिसके नाम से आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो उसका जो फोटोग्राफ है वो 100 KB की साइज के अंदर आपको लेकर यहाँ पर अपलोड करना है। ये जैसे ही आप अपलोड कर देंगे उसके बाद में आपसे यहाँ पे नीचे आएगा ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, यानी आपका जो पोर्टल होएगा जीएसटी पे, अगर पार्टनरशिप है तो उसमें 3-4 पार्टनर होंगे, तो जो मेन एक पार्टनर होगा उसका साइन होगा तो वो ऑथराइज सिग्नेटरी कहलाएगा। अगर आपका पार्टनरशिप है तो जिसको आपको ऑथराइज सिग्नेटरी देना है तो आप उस पर यहाँ पर टिक करेंगे। और जो आप अगर प्रोप्राइटरशिप है, आपको खुद एक ही है तो आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। एक प्रोप्राइटरशिप है तो आप इसको ऑन करेंगे और उसके बाद में आप कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक। उसके बाद में आपके सामने ये जो है पार्टनर और प्रमोटर का डिटेल ये भी हो गया कंप्लीट, और जो प्रोफाइल है वो 77% कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में आपके सामने आएगा ऑथराइज सिग्नेटरी। ऑथराइज सिग्नेटरी अगर आपने लास्ट टैब पर टिक कर दिया था तो आपके सामने यहाँ पर बस टिक करना है प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी को। अगर लास्ट पेज पे आपने उसको टर्न ऑन किया था ऑथराइज सिग्नेटरी, ये देखिए ये आपने अगर टर्न ऑन किया था तो आपको इसमें कुछ भी भरना नहीं है, बस आपको इस पे प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी पे टिक करना है और ये आपका डिटेल भर जाएगा। और लास्ट में आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये आपका हो गया ऑथराइज सिग्नेटरी वाला टैब भी, आपका प्रोफाइल जो है वो 79% कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आएगा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। अगर आपको कोई रिप्रेजेंटेटिव देना है, यानी आपका कोई बड़ा बिजनेस है, कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपको रखना है केस वगैरह फाइल करने के लिए, आपका कोई सीए चार्टेड अकाउंटेंट आपको रखना है, या आपको कोई लॉयर वगैरह रखना है, तो आप उसकी यहाँ पर डिटेल
डाल सकते हैं, टिक करेंगे और सेम जो आपने प्रोप्राइटर की डिटेल डाली उसी तरह से आप डिटेल यहाँ पर भी फिल कर देंगे। उसमें रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो अपन इसको टर्न ऑफ ही रखेंगे। अगर आप इसको टर्न ऑफ रख देंगे तो आपके सामने ये ऐसा ही पड़ा रहेगा और स्मॉल यहाँ पर टिक आ जाएगा, ये बड़ा टिक ऐसा नहीं आएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है? जहां पर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है। अब देखिए काफी केसेस में क्या होता है, जिस कईयों के पास बिजनेस के लिए अलग एरिया नहीं होता है, घर पे ही वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे ई कॉमर्स के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, घर का ही एड्रेस यहाँ पर डालना पड़ेगा। जो भी आपका बिजनेस का एड्रेस है आप वो यहाँ पर डालेंगे। बिल्डिंग नंबर, फ्लोर नेम, बिल्डिंग, रोड, स्ट्रीट, ये सब आप डिटेल फिल कर देंगे। और इसके बाद में यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका घर रूरल साइड में है तो आपको ये लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड ये दोनों डिटेल डालनी चाहिए, अदरवाइज आपका रिजेक्ट होने का चांसेस रहता है। इसके बाद में आपको स्टेट जुरिडिक्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है आपके जो थाना क्षेत्र एप्लीकेबल है। ये कैसे पता चलेगा? आप यहाँ पर लिंक दे रखा है, इस पर चेक कर सकते हैं, आपको आपका जो एरिया है उस अकॉर्डिंग ये डिटेल मिल जाएगी इस वेबसाइट पर। ये ऑफिशियल ही वेबसाइट है गवर्नमेंट का, यहाँ से आप डिटेल लेकर डाल देंगे। उसके बाद में ये सारा जो डिटेल है वहाँ पर आपको उस वेबसाइट पर मिल जाएगा। उसके नीचे आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या है, आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ही डालना है मैंडेटरी, बाकी कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में आपके सामने जो डिटेल मांगी जाती है वो है नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रेमाइसेस। प्रेमाइसेस किस अकॉर्डिंग है, यानी आपने प्रेमाइसेस कंसेंट पे लिया हुआ है, लीज है, ऑन है, रेंटेड है, शेयर्ड है या अदर है। आपका जो बिल्डिंग है बिजनेस का वो किस टाइप का है, आपने कंसेंट पे ले रखा है। कंसेंट का मतलब आपके किसी फैमिली मेंबर को बिलोंग करती है और आप उसी बिल्डिंग पर बिजनेस करना चाहते हैं, यानी प्रॉपर्टी आपके नाम पर नहीं है लेकिन बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए आपके नाम वहां पर कंसेंट लगता है। कंसेंट पे आप कर रहे हैं तो आपको कंसेंट लेटर देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट में, प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में। और कंसेंट लेटर के साथ साथ आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे सकते हैं। इसके साथ में आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी, लीगल जो डॉक्यूमेंट है ओनरशिप के, वो भी आप दे सकते हैं, यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी लीज पर है, लीज यानी एक तरह से किराए पर ही होती है, उसका आपके पास लीज एग्रीमेंट है तो आप उस पर भी दे सकते हैं। ओन यानी आपकी खुद की सेल्फ प्रॉपर्टी है, यानी प्रॉपर्टी पर आपका ही नाम है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स पर, तो आप अपना लिख सकते हैं। रेंटेड है मतलब किसी से आपने किराए पर ले रखी है, या फिर शेयर्ड है मतलब कोई 4 भाई रहते हैं, उन चारों के नाम पर वो प्रॉपर्टी शेयर्ड है। तो आप में से ये जो ऑप्शन आपको सुटेबल लगता है आपके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। कंसेंट किस लिए होता है? अगर आपके फैमिली मेंबर की प्रॉपर्टी है और आप बिना किसी एग्रीमेंट के, कोई पैसा वैसा नहीं रहता है, आपको वहां पर बिजनेस करना है और आपको जो ओनर है अगर आपके पापा के नाम पर या किसी और के नाम पर प्रॉपर्टी है तो आप पापा के नाम से एक लेटर लिखवा कर वो कंसेंट लेटर अपलोड कर सकते हैं और प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आप लीगल डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। ये हो जाएगा कंसेंट का। या फिर आप लीज है तो लीज एग्रीमेंट अपलोड कर दीजिए, ऑन है तो आप प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, रेंटेड है तो आप रेंट का एग्रीमेंट अपलोड कर दीजिए, शेयर्ड है तो आप एग्रीमेंट या फिर कंसेंट लेटर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आपके सामने ये सब टिक करने के बाद नीचे आपसे पूछा है नेचर ऑफ बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आपका बिजनेस किस टाइप का है। तो आपको अगर ऑनलाइन स्टार्ट करना है तो आप रिटेल बिजनेस भी लिख सकते हैं, होलसेल बिजनेस है तो होलसेल लिख सकते हैं, कोई आपका ऑफिस टाइप का बिजनेस है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप यहाँ पे ऑफिस भी लिख सकते हैं, या फिर सर्विस है तो आप जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग सुटेबल सही लगता है उसको टिक कर सकते हैं। अब देखिए गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें क्या है, आप क्या टाइप का गुड्स सेल करना चाहते हैं या क्या टाइप का सर्विस देना चाहते हैं, आपको यहाँ पर ब्रीफ देना पड़ेगा। ब्रीफ मतलब अगर जैसे आप पेंट सेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सर्च कीजिए पेंट, तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे, आपको HSN कोड इनका सेलेक्ट करना है। तो 32 नंबर HSN होता है पेंट का, तो आप 32 यहाँ पर लिख देंगे, या फिर आप पेंट सर्च करेंगे तो आपके सामने ये लिस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एक पेंट से भी आप सर्च कर सकते हो या आप डायरेक्ट नंबर से भी, जैसे अपन 321 से सेलेक्ट कर रहे हैं तो इससे भी सेलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज आपका जो भी कमोडिटी आप जिसको भी सेल कर रहे हैं या सर्विस है वो सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको कोई भी 5 आइटम सेलेक्ट करने हैं, तो अपन ने ये देखिए 5 आइटम सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद में आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद देखिए ये ऑप्शन भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपके सामने स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में क्या है, अगर आपका कहीं और पर रजिस्ट्रेशन है, जैसे कि PTE पे रजिस्ट्रेशन है, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन, RC में कहीं रजिस्ट्रेशन है, कोई आपके पास स्टेट का एक्साइज लाइसेंस है, अगर आपके पास कोई भी इनमें से लाइसेंस वगैरह है तो आप नंबर डाल दीजिए, नहीं है तो आप इसको इग्नोर करिए और सेव एंड कंटिन्यू पर डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए। ये क्लिक करने के बाद आपके सामने आधार ऑथेंटिकेशन का टैब आ जाएगा जो कि है सेकंड लास्ट, और प्रोफाइल आपका यहाँ तक 98% कंप्लीट
हो गया है। अब देखिए आधार ऑथेंटिकेशन क्या है, आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे टर्न ऑन करना है। टर्न ऑन करने के बाद में ओके सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक मेल आएगा, मेल पर लिंक होगा, आप लिंक से जाकर वेरीफाई कर सकते हैं आपका अकाउंट। वो वेरीफाई होने के बाद में यहाँ पर आपके सामने ऐसा टिक हो जाएगा। फिर आपको लास्ट करना है जो जीएसटी को वेरीफाई करना है। अभी तक आपने जितनी भी डिटेल अपलोड कर दी है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम डालना है। नाम डालना नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके नीचे नाम लिखा हुआ आएगा और यहाँ पर आप प्लेस लिख देंगे और ये प्लेस लिखने के बाद सबमिट विथ ईवीसी पर आप क्लिक कर देंगे। ऐसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा। मोबाइल और ईमेल दोनों जगह आपको ओटीपी मिलेगा। कोई भी आप एक ओटीपी लिखेंगे और वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। ये क्लिक करते ही आपके सामने एक नया टैब आएगा और लिखा हुआ आ जाएगा सक्सेस, थैंक यू फॉर सबमिशन, सिस्टम इज वेरीफाइंग वैलिडेटिंग द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय यू, ARN एक्नॉलेजमेंट विल बी मेड अवेलेबल एट योर रजिस्टर्ड ईमेल एंड मोबाइल नंबर। यानी आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गई है। अब आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है वो आपको मेल आईडी और मोबाइल पर भेज दिया गया है। एक्नॉलेजमेंट नंबर से आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस जब भी देखना चाहें वेबसाइट पर आकर चेक कर सकते हैं। जो आपकी एप्लीकेशन है उसको 7 से 10 दिन लगते हैं वेरीफाई होने में या रिजेक्ट होने में। जो भी आपका स्टेटस रहेगा वो आपको मेल पर और ओटीपी मोबाइल पर दोनों पर बता दिया जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पर भी लॉगिन करके चेक कर सकते हैं आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।